नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का भाग 4 करेंगे। बच्चों, यदि आपने पहले वाले 3 भाग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले, तो आपको ये वाला भाग अवश्य ही समझ में आएगा। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, मतलब संक्षारण और विकृत गंधिता, इन दोनों पॉइंट्स को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उनका हम एक बार रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से समझेंगे। और अगली जो क्लास होगी वो आपके इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उनकी होगी। तो यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इन सभी क्लासों को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्रों को इनका लाभ मिल सके। तो देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पिछली क्लास में अच्छी तरह से समझ लिए थे, फिर भी मैं एक बार उनका रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको, है ना, और भी आपको आसान हो जाए इनका काम। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहली संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया का नाम से ही परिभाषा याद हो जानी चाहिए। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे दो अभिकारक, मान लो दो अभिकारक ए और बी है, ये दोनों मिलकर एक उत्पाद बना देंगे ए बी, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। दो अभिकारक मिलकर क्या बनाते हो? एक उत्पाद बनाते हो, ठीक है। अब देखो दूसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, है ना। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। देखो, इसमें तो दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहे हैं, अब इसमें एक अभिकारक कितने उत्पाद बना देगा? दो, मतलब इसकी जस्ट उल्टी है। मान लो यहाँ पर अभिकारक एक ए है, ठीक है, अब ये क्या करेगा? दो उत्पाद बनाएगा। मान लो बी प्लस सी, ये दो क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये वियोजन और अभिक्रिया है, ये 3 प्रकार की होती है: प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन। तो देखो, इनकी परिभाषा भी मैंने आसान तरीके से आपको याद करना सिखाया था। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे तो कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। जिसका अपघटन विद्युत की उपस्थिति में हो उसे विद्युतीय अपघटन कहते हैं, और जिसका अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में हो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आसानी से याद रह जाएगी आपको। जिसका अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में हुआ प्रकाशीय अपघटन, विद्युत की उपस्थिति में होगा तो विद्युतीय अपघटन, ऊष्मा की उपस्थिति में होगा तो क्या कहलाएगी? ऊष्मीय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देता है। एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। कैसे? मान लो यहाँ पर ए प्लस बी सी, ये दो अभिकारक है, ठीक है, तो इस एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देगा। मतलब यहाँ जो अभिक्रिया होगी वो हो जाएगी ए सी प्लस बी। देखो, यहाँ पर इस ए ने क्या कर दिया? बी को यहाँ से विस्थापित कर दिया, है ना। तो एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर दे, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब चौथी है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के जैसे ही है। अब द्विविस्थापन में क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब प्लस और माइनस, धन आयन और ऋण आयन। तो आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी, ये दो अभिकारक हैं, ठीक है। अब इनके बीच आयनों का आदान प्रदान होगा।
आयन मतलब कोई भी जो पदार्थ होता है उसमें आगे तो प्लस का होता है, पीछे माइनस का होता है, आगे तो प्लस का होता है, पीछे माइनस का होता है। तो इनमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। मतलब इसका जो माइनस वाला आयन है वो इसके पास आ जाएगा और इसका माइनस वाला आयन इसके पास चला जाएगा। कैसे, देखो ये बन जाएगी जो अभिक्रिया बनेगी A, इसके साथ आ जाएगा D प्लस, यहाँ C तो इसके साथ कौन आ जाएगा, B आ जाएगा। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों अगली है उपचयन तथा अपचयन, दोनों को एक साथ ले लिया मैंने, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो देखो बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बच्चों उपचयन किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाती है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है ना, कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाती है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन का निकलना यानी कि ऑक्सीजन निकलता है तो वो होती है अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो होती है उपचयन। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकलता है तो वो उपचयन होती है, और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना वो क्या होती है, अपचयन होती है। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को इस तरह से याद रखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो तो उपचयन है, और जिसमें ऑक्सीजन निकलता है वो अपचयन है। ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन निकलता है वो तो उपचयन है, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है वो क्या है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, इनके अलावा दो अभिक्रिया हमने और पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने रेडॉक्स अभिक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। अब बताओ रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बेटा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन ये दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ होते हैं। दोनों साथ मतलब ऑक्सीजन जुड़ता भी है और ऑक्सीजन निकलता भी है, या फिर हाइड्रोजन निकलता भी है और हाइड्रोजन जुड़ता भी है, ये दोनों एक साथ हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, और एक पढ़ी थी हमने ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी है ना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, ये दो अभिक्रिया पढ़ी थी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि उत्पाद के साथ ऊर्जा बनती है, ऊष्मा बनती है, यानी कि उत्पाद जो बनता है ना उसके साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि जिसको पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी। तो ये सारी चीजें हमने कल अच्छी तरह से समझ ली थी। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। देखो ये जो उपचयन अभिक्रिया है जिसमें हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, इसे उपचयन कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रियाओं में दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उस पदार्थ में क्या बदलाव आते हैं, उस पदार्थ में क्या चेंजेज हो जाते हैं, ये हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले है संक्षारण। अब देखो संक्षारण क्या होता है बच्चों, संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, यानी कि कोई भी वस्तु यदि ऑक्सीजन, नमी या अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो वो वस्तु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। देखो परिभाषा क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास स्थित नमी, ऑक्सीजन एवं अम्ल की आदि के संपर्क में आती हैं तो यह धातु संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं लोहा अपन पानी में आ जाता है या फिर नमी के संपर्क में आ जाता है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, मतलब उस पर जंग लग जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसके कारण उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। हम देखते हैं चांदी देखते हैं, जैसे हमारे घरों में महिलाएं आभूषण पहनती है, मम्मी पहनती है ना, तो वो आभूषण धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, उनके ऊपर काली परत चढ़ने लग जाती है।
उनके ऊपर क्या चढ़ने लग जाती है, काली परत चढ़ने लग जाती है। अब वो आभूषण नमी, पानी, वायु आदि के संपर्क में आते हैं, जिनके कारण उनके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तांबे के जो बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तनों के ऊपर हरे कलर की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यानी कि तांबा भी क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। मतलब संक्षारण हम एक तरह से कह सकते हैं कि जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। एक बार फिर देखेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास स्थित नमी, ऑक्सीजन एवं अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो यह धातु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, यह भी किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, यह भी किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। और बच्चों ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि चांदी पर कौन से रंग की परत चढ़ती है, तो आप बताओगे काले रंग की परत। आपसे पूछा जा सकता है तांबे पर कौन से रंग की परत चढ़ती है, तो तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है। और किसके कारण चढ़ती है, संक्षारण के कारण चढ़ती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो लास्ट पॉइंट है विकृत गंधिता। तो देखो बेटा, विकृत गंधिता क्या होती है कि तेल और वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, जो खाद्य सामग्रियां होती है, वो कुछ समय के बाद यदि हम उनको लंबे समय तक रखें तो वो खराब होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, खराब, क्योंकि वो किसके संपर्क में आ जाती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं, जिसके कारण वो खराब होने लग जाती है। जैसे हम अपने घरों पे सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियों में किसका उपयोग किया जाता है, तेल का उपयोग किया जाता है। यदि सब्जी को हम 1 या 2 दिन रख देंगे तो वो सब्जी खराब हो जाएगी, उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाएगा। स्वाद और गंध में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किसके संपर्क में आ जाएगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी, जिसके कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो हम खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। जैसे या तो उनको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाया जाता है। जैसे हम अचार वगैरह बनाते हैं घर पे, तो उनको क्या करते हैं, एक मतलब डिब्बे में पैक करके रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, नमी के संपर्क में ना आए, तो वो लंबे समय तक चल जाते हैं। कैसे, देखो ध्यान दो, यहाँ पर अपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। अपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। इसके कारण उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में अपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अपचयन को रोकने के लिए मतलब खराब होने से बचाने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी बर्तनों में यदि हम खाद्य सामग्री को रखते हैं तो अपचयन की जो गति है वो धीमी हो जाती है। मतलब वो अपचयित तो होता है, खराब तो होता है, लेकिन वो लंबे समय तक चल जाता है। जैसे हम अचार वगैरह रखते हैं तो क्या क्या होता है, वो अचार लंबे समय तक चल जाता है क्योंकि हम उसको वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, अब देखो प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है, आप जानते होंगे। जैसे ये लोहा है, ठीक है, लोहे पर जंग लगता है तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, पुताई करते हैं ना, उस पर पुताई करते हैं, रेड ऑक्साइड पोतते हैं। तो रेड ऑक्साइड क्या करता है, वो प्रतिऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीजन से लोहे की क्या करेगा, वो सुरक्षा करेगा। जैसे चांदी है तो चांदी पर सोने की परत चढ़ा दी जाती है। चांदी पर चांदी को संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, सोने की परत चढ़ा दी जाती है। जो सोना क्या होता है, सोना कम संक्षारित होता है, उस पर वो संक्षारित कम होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार खाद्य सामग्रियों को बचाने के लिए भी क्या किया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक मिला दिए जाते हैं या फिर उनको वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको देखना है। चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं। ऑक्सीजन को हटाकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन की। चिप्स की जो थैली होती है वो फुली फुली आती है ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। नाइट्रोजन गैस क्या है, कम सक्रिय है, जबकि ऑक्सीजन अधिक सक्रिय है, इसलिए नाइट्रोजन से वो चिप्स लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। देखो, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए
नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप क्या लिखोगे, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका जो लेसन है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण समाप्त होता है। अगली क्लास में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।